2024 की हार जो लोकसभा चुनाव की मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसके शीर्ष नेता और उसके जो चाणक्य हैं उनको पच नहीं पा रही थी। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर के आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव उन पे अटैक करते हैं और उस पर री अटैक करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। कहा जाता है कि अमित शाह के नेतृत्व में ही अंजाम दिया जाता है। वो पूरी प्लानिंग करते हैं, चाहे वेस्ट बंगाल की प्लानिंग हो, चाहे महाराष्ट्र की प्लानिंग हो। अब चूंकि वो सत्ता में आ गए हैं तो अब वो ये बात आरोप के तौर पर विपक्ष की तरफ दे रहे हैं, खासतौर पर जो उनका टारगेट है अखिलेश यादव की तरफ दे रहे हैं। ये सब के सब ये छोटे क्षेत्रों के छत्रप हैं, एकदम से क्षेत्रीय नहीं, उप क्षेत्रीय छत्रप हैं। लेकिन जहां हैं वहां इनकी चलती है। अपने बिरादरी कोटों पर तो इनकी अहमियत तो है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। पिछले कुछ घंटों से जिस खबर ने उत्तर प्रदेश में चर्चा का माहौल बना दिया है वो है ओम प्रकाश राजभर का एक दावा, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा दावा किया। ओम प्रकाश राजभर तो 21 सांसदों की बात कर रहे थे, केशव मौर्य ने 25 से 26 सांसदों की बात कह दी कि वो समाजवादी पार्टी से टूटने को तैयार हैं। किसी भी वक्त समाजवादी पार्टी से वो टूट सकते हैं। अब इस दावे ने दरअसल यूपी में चुनाव तो अभी 6-8 महीने दूर हैं, लेकिन हलचल सी मचा दी है। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और कहा कि अपना घर तो बीजेपी से संभल नहीं रहा, गठबंधन के लोगों से संभल नहीं रहा, वो पीडीए को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ हेमंत तिवारी, देश के जाने माने पत्रकार, मौजूद है। हेमंत जी, स्वागत है आपका। ये जो टूट फूट का सिलसिला, ये तो पूरब पश्चिम में चल रहा था, अब ये सेंट्रल यूपी में आ गया, मतलब उत्तर प्रदेश की तरफ आ गया। किस तरीके से देखते हैं इन दावों को, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर करें या केशव प्रसाद मौर्य? देखिए, इस दौर में जो राजनीति हो रही है इस देश में, उसमें टूट फूट, पाला बदल एक ऐसा जरूरी इंग्रेडिएंट हो गया है जिसके बगैर उस व्यंजन का स्वाद बढ़ता नहीं है। मतलब, एक जमाने में जो आदतें राजनीति की बड़ी खराब मानी जाती थी, जिन हरकतों को बहुत गंदा माना जाता था, शुचिता के विपरीत माना जाता था, अनैतिक माना जाता था, वो आजकल चलन में है और इसमें सब शामिल हैं। अकेले किसी एक को इसमें दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाल के दिनों में और हाल के सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तमाम क्षेत्रीय दलों को अशक्त कर दिया है अपनी रणनीति से, अपनी योजना से, उससे तो साफ दिखता है कि अब बड़ा मुश्किल है देश के किसी भी हिस्से में क्षेत्रीय दलों का बच पाना। चाहे वो पूरब के राज्य हों, चाहे पश्चिम के राज्य हों, चाहे उत्तर के राज्य हों, चाहे अब जो है सेंट्रल इंडिया के राज्य हों। तो ये एक बात तो खतरनाक है, गंभीर भी है, लेकिन चलन में है और लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा आलोचना नहीं की जा सकती। जैसा मैंने कहा कि कहीं न कहीं इस प्रैक्टिस में सब इन्वॉल्व रहे हैं पिछले कई वर्षों से। पर इस दावे में कितना दम है हेमंत जी, जो दावा ओम प्रकाश दावे, राजभर और केशव मौर्य कर रहे हैं? देखिए यही तो बड़ी बात है। बात असल ये है, मेरी निजी जानकारी है कि ये ऑपरेशन तो बहुत दिन से चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा, साल डेढ़ साल से चल रहा है। 2024 की हार जो लोकसभा चुनाव की मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसके शीर्ष नेता और उसके जो चाणक्य हैं उनको पच नहीं पा रही थी, उसको जज नहीं कर पा रहे थे, और तभी से इस लाइन पर एक्शन चालू था। ये अलग बात है कि जो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र में रही हैं, वो परिस्थितियां एकदम से उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यही एक वजह थी जिसके नाते अभी तक कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखा नहीं। लेकिन अब वो समय करीब करीब आ गया है। लेकिन मेरा मानना है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़बोले नेता जिस तरीके से बोलते हैं, जैसा कि आप खुद कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिससे
अपोजिशन खासतौर से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ भी कहवाया बुलवाया जा सकता, और कहते रहे, बोलते रहे। आज तो मैंने देखा कि उनके बाद उनके बेटे अरुण राजभर ने भी वही बयान दिया। ऐसा बयान दिया जैसे किसी चैनल में न्यूज एंकरिंग कर रहे हों। ठीक उसी तरीके से उन्होंने उसको, अपने पिताजी की जो बातें थी उसको एक वीडियो के जरिए सामने रखा। लेकिन मेरा मानना है कि ये, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य, देखिए बुनियादी फर्क है। केशव मौर्य बड़े गंभीर राजनेता हैं। केशव मौर्य आज से नहीं बल्कि पिछले 9.5 साल से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के करीबी दावेदार बताए जाते रहे हैं और रहे भी हैं, और ओबीसी के बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के टॉप ओबीसी लीडर्स में उनकी गिनती होती है। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर के आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव उन पे अटैक करते हैं और उस पर री अटैक करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। केशव मौर्य तो, अभी तो जो उन्होंने बोला इसको मैं काउंटर अटैक की दृष्टि से देख रहा हूं। लेकिन मेरा मानना है कि जो कुछ पाइपलाइन में था या जो कुछ प्रैक्टिस चल रही थी, जो कार्य योजना ऊपर की थी, ऊपर से मतलब आप समझ रहे हैं, जी। इस तरह के कार्य योजनाओं को कहा जाता है कि अमित शाह के नेतृत्व में ही अंजाम दिया जाता है। वो पूरी प्लानिंग करते हैं, चाहे वेस्ट बंगाल की प्लानिंग हो, चाहे महाराष्ट्र की प्लानिंग हो, चाहे किसी और स्टेट में इस तरह की योजना हो, तो मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक। तो जो कुछ चल रहा था, मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से वो थोड़ा शिथिल होगा। वो बहुत ज्यादा, वो अगर अच्छी स्थिति में होगा, मैच्योरिटी के लेवल पे भी आ गया होगा, तो भी कुछ न कुछ तो उसका असर नहीं, पर पड़ आपको ये सकता नहीं है। लगता कि चलिए जैसे महाराष्ट्र में हुआ, वहां चुनाव हो चुके थे और अभी विधानसभा के चुनाव बहुत दूर है। बंगाल में हुआ, वहां पर भी विधानसभा के चुनाव के बाद ये सब कुछ हुआ। यूपी में अभी लोकसभा के चुनाव भी दूर है और विधानसभा के चुनाव में भी अभी 6-8 महीना है और चुनाव अभी हुए नहीं, उनका परिणाम अभी नहीं आया है। तो अगर ऐसे में कोई ऑपरेशन होता है तो इसका पॉलिटिकल नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। दूसरा, अगर, और क्या इस बात की आवश्यकता है बीजेपी को कि अभी वो यूपी में समाजवादी पार्टी को किसी भी तरह का डेंट पहुंचाए या उनके एमपीज को तोड़े, या भाई अगर उनको संसद में भी मदद की जरूरत है तो एब्सेंट कर जाएंगे तो भी मदद हो जाएगी, और क्रॉस वोटिंग कर जाएंगे तो भी मदद हो जाएगी। उसके लिए उनको सपा से टूटने की जरूरत है क्या? देखिए, और दो दो बातें यहाँ तिहाई हैं तोड़ने इस के वक्त। लिए तो बहुत बड़ी संख्या तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरी बात समझिए। दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि मध्य वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ इलेक्शन के बाद हुआ, लेकिन जो वेस्ट बंगाल जो हालिया उदाहरण है, वहां जो कुछ हुआ उसके बाद आज जो स्थिति है ममता बनर्जी को, उसको सब देख रहे हैं। आमतौर पर वेस्ट बंगाल भी मान रहा है अब ममता बनर्जी के पास बहुत कुछ शेष नहीं रह गया है। तो एक वातावरण तो बना। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश के अद्यतन नतीजे देखें तो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को, हम्म, अखिलेश यादव को पीडीए ने बुरी तरीके से हरा दिया। डिमोरलाइज किया था। एक तरीके से उनकी सारी उम्मीदों को कुचल दिया था उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश उनका कमाऊ पुत सबसे बड़ा राज्य रहा है हमेशा से, पिछले 10 वर्षों से, 9 वर्षों से, कि दूसरे स्टेट्स के डेफिसिट की भरपाई करता रहा, वहां उन्होंने उनको पटका। तो अभी फायदा, अभी हम लोग क्यों कहते हैं कि बहुत अच्छी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो लोग खाली इसलिए मानते हैं क्यों, हम भी नहीं, आप ही नहीं, कॉमन आदमी जब बात कर लीजिए वो भी मानता है भाई देखिए वेस्ट बंगाल जीत लिया, ममता बनर्जी छिन्न भिन्न हो गई, उनकी पार्टी तहस नहस हो गई, असम जीत लिया, तो यहाँ भी जीत लेंगे। ये एक परसेप्शन बन गया है, ध्यान रखिएगा। यही परसेप्शन अखिलेश यादव के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा नहीं, पर तो ये ये तो मैं कह रहा हूँ कि परसेप्शन, जब बीजेपी के लिए। एक मिनट, जी। एक जी। सेकंड अवनीश जी, मैं प्लीज बता दूं। तो जो माहौल है वो माहौल का फायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माना जाता है। तो अगर 22-23 या 2/3 टूट जाते हैं तो एक माहौल बनेगा, कभी यहाँ कुछ शेष रह नहीं गया है। जो दशा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की हुई, चुनाव हुआ तो वो दशा अखिलेश यादव को हो सकती है। एक ये पॉइंट है जो आपके प्रश्न जो बहुत ही
सामयिक प्रश्न है कि इसका भाजपा को फायदा क्या मिलेगा। भाजपा का एक थिंक टैंक ये भी सोच सकता है कि अगर हमने इनको गिरा लिया तो इसका एक मैसेज ये जाएगा साहब कि अब इनके पास कुछ शायद शेष बचा नहीं। दूसरी बात, जो चुनाव जीत के पार्लियामेंट का वहां बैठे हैं, उनकी अपनी खुद की एक हैसियत है, उनका अपना क्षेत्र है, इलाका है, तो उसका भी असर पड़ेगा, ये बात है। लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपके किसी भी प्रश्न के पहले। मैंने यही नहीं कहा कि ऑपरेशन साल डेढ़ साल से चल रहा। ये ऑपरेशन साल डेढ़ साल से चल रहा है और इसके लिए पूरी तैयारी थी। एक एक दो दो करके कई सांसदों से संपर्क की भी बात मैं बता रहा हूं, मुझे पता है, किया गया था। और इस काम में एक ऐसे केंद्रीय मंत्री, बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के केंद्रीय मंत्री है जिनको लगाया गया था, उनको आमतौर पर इसी काम में लगाया जाता है। अमित शाह इसी तरीके के कामों में लगाते हैं। नाम लेना उचित नहीं होगा, ये सब समझ आप गए, कहेंगे दर्शक तो समझ गए। मैं उनको पता है कौन नाम भी ले मंत्री है लूंगा। जिनको इस काम में लगाया जाता है। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यूपी में प्रभारी बन के भी वो विधानसभा आ चुनाव में सकते आए। हैं, बिल्कुल सही आपने समझा। और मैं यही बात बता रहा हूँ, पिछले 1.5 वर्षों से लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। ये टास्क उनको दिया गया है राष्ट्रीय और ऐसा तोड़फोड़ नहीं है। राष्ट्रीय तोड़फोड़ प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष हैं हा, इस वक्त हा, तो। हा, 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 राष्ट्रीय तोड़फोड़ मोर्चा। हाँ, हम्म। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बात बहुत तेजी से काम कर रही है और कई सांसदों पर उनकी बुनियादी कमियों को दृष्टिगत रखते हुए उन पे काम किया गया है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग इसको समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां महाराष्ट्र जैसी नहीं है। हम्म। महाराष्ट्र में के राजनीति में क्या है, महाराष्ट्र की कई राजनीति पार्टियां में थी, मल्टी 90। पार्टी सिस्टम हो गया था वहां पे, तीन तीन मैं मल्टी पार्टियां पार्टी सिस्टम अपोजिशन। के अलावा मैं नहीं मल्टी पार्टी सिस्टम के अलावा एक बात बता दूं, चाहे वो शिंदे को तोड़ना रहा हो, चाहे वो स्वर्गीय अजीत पवार को तोड़ना रहा हो, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन नेताओं के साथ ही इनके दल से जुड़े बहुत से ऐसे विधायक या सांसद थे जिनके भी ऊपर वही आरोप लगता है जो आम तौर पर बहुत से राजनेताओं पे लगता है कि मतलब आय से अधिक इतना पैसा कमा के रख लिया है, तो हम्म। साहब जो गड़बड़ी करेगा वो तो निगाह में रहेगा, उस पर तो वो कभी भी डरेगा, तलवार वो चल डरेगा। सकती है। वो ज्यादा जो डरेगा। गड़बड़ करेगा वो डरेगा और वही शिकंजे में आसान शिकार होगा। आसान शिकार बड़े अच्छे से आएगा और देखेगा कि मेरी गलतियां भी ढक रही हैं और मुझे कुछ प्राप्त भी हो रहा है, कुछ से मतलब कुछ भी सिस्टम प्राप्त हो रहा सिस्टम है, मिल रहा है। तो ये तो फायदे की बात है। लेकिन अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जीत करके आए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, उनमें से अगर दो चार को छोड़ दें तो ज्यादातर ऐसे हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। हम्म। मतलब वो कि माल कमा के बहुत ज्यादा रख लिया और नंबर दो तरीके से अभी तो बहुत सरकार में ग्रोइंग रहे है, हों, बहुत ग्रोइंग स्टेज में। अकूत, उसमें ज्यादातर अभी बहुत ग्रोइंग स्टेज में है। तो वो वाली बात तो यहाँ नहीं चल सकती। लेकिन जब जो वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑरा इतना बड़ा है, जहां चाह रहे हैं टारगेट करके जीत लेते पर हैं। एक चीज आपको नहीं लगती सर कि ये, मुझे लगता है कि अगर कोई चीज होगी भी या कोई ऐसी राजनीतिक संभावना बनती भी है, इसके चुनाव के बाद होने की संभावना ज्यादा है बनस्पत चुनाव के पहले की। क्योंकि वो भी ये समझेंगे कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आ गई तो भाई उनको सांसद होने के नाते, चूंकि पुराने नेता होने के नाते, स्थापित होने के नाते ज्यादा एज मिलने की संभावना है। और अगर नहीं आएगी तो फिर तो जैसे टीएमसी के साथ हुआ, जैसे शिवसेना के साथ होने की बातें चल रही हैं, वो तो रास्ता फिर खुला ही हुआ। और बीजेपी यहाँ के लिए भी है उन्नीस कि भाई परसेप्शन बन जाए कि इन्हीं के खिलाफ जीत करके आए हैं और आप उन्हीं लोगों को वापस अपनी पार्टी में ले रहे हैं, यूपी में चुनाव है। और जैसा कि मैं अभी कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई ये करके बीजेपी दरअसल जिस पीडीए स्लोगन पर ये लोग जीत करके आए, इसमें ज्यादातर पीडीए के हैं, उन पर एक तोहमत लगा रही है कि ये बिकाऊ हैं, इनको खरीदा जा सकता। तो एक पीडीए सेंटिमेंट जो है, जिसको अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक डेवलप किया, अखिलेश यादव ने उसको जमीन पर पूरी तरीके से उतारा, उसको नारे को गढ़ा, उस सेंटिमेंट को लेकर के वो पब्लिक के बीच जा सकते हैं कि भाई देखिए हमने पीडीए गढ़ा, पीडीए से जीत करके आए, समर्थन उनका था और उनको बीजेपी ने खरीद लिया।
देखिए उन्नीस जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास दो बड़ी जरूरतें हैं। जरूरत किस लिए है? जो पीडीए के नाम पर उनको चोट मिली थी, वो बड़ी चोट थी, और वो चोट, उस चोट से अभी भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कराह रही है। हम्म। तो करना क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास दो ऑप्शंस बड़े हैं। हम्म। एक तो उनके पास उत्तर प्रदेश में सरकार है, सरकारी योजनाएं कुछ ऐसी खुलने जा रही हैं जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष लाभ देंगी स्पेशली जनता को। महिलाओं को। और, और महिलाओं को अलावा भी और तमाम इस तरह की स्कीम्स की प्लानिंग है। तो जी। उसको फ्लोट करो, नंबर एक बात। नंबर दो, कुछ ऐसा तूफानी करो, कुछ ऐसा तूफानी करो कि अपोजिशन डिमोरलाइज हो जाए। अपोजिशन है समाजवादी 24 का पार्टी को मोटिवेशन एकदम 26 में ही ध्वस्त हो जाए। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं। इतनी बड़ी चोट दो कि ये हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। दूसरे हमारी जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैं वो जनता के बीच जाएं, इधर दूसरे ओर हम इनको एकदम से डिमोरलाइज करते, धराशायी करते हैं, जिससे न सिर्फ इनके बल्कि इनके समर्थकों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक चोट आए, हम्म। निराशा उनके भीतर आए, हम्म। शिथिलता आए, और हम्म। इसका मनोवैज्ञानिक फायदा उठाया जाए। ये दिमाग में है, तो आप हम्म। समझिएगा। एक बड़ा कारण ये हो सकता है, कुछ तूफानी किया जाए। तो ठीक है। जो कुछ तूफानी किया जाए, उस तूफानी में सबसे बड़ा अगर कोई विषय आता है तो यही है। हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूं हम्म। कि चाहे ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़बोले नेता हूं, हम्म। जो अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार एक अभियान बयानों का चला रहे हैं, हर स्तर के बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ, या फिर केशव प्रसाद मौर्य जैसे गंभीर और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को हों, अगर वक्त से पहले इस तरह की बातें उन्होंने कह दी, तो मुझे लगता है कि जो मूल ऑपरेशन इनका चल भी रहा होगा, वो भी प्रभावित उस हो जाए। वो प्रभावित सुनिश्चित रूप से होगा। कि कोई फायदे का सिस्टम नहीं होगा। और आप देखिएगा, अभी तो इन लोगों ने बोल दिया, लेकिन इसके बाद शायद इस विषय पर इनके बयान नहीं आए। थम जाएं, या थमा दिए जाएं, या इनको कह दिया जाए कि भाई थोड़ा वक्त शांत रहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इन दोनों लोगों ने लगातार पहले भी अखिलेश यादव पर बहुत कायदे से अटैक किया है, इसलिए ये उनका अटैक ऑपरेशन। दरअसल मेन स्ट्रीम में आने का इस अटैक है कि भाई हम चर्चा में आए, सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर दे, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमको इसके नाते जो है एक वेटेज दे, एक विकल्प के तौर पर सामने आए सिस्टम में, तंत्र में, नेतृत्व में। इन चीजों के नाते ये दोनों पिछड़े समाज से आने वाले दोनों नेता हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। अच्छा, एक बात और है कि आपको तो पता होगा, ओम प्रकाश राजभर अब से 6 महीने पहले से अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो पहले वो रोते फिरते थे, रोते दिखते थे कि भाई हमारे जगदीश राय और अब्बास अंसारी तो हमारे सांसद ही नहीं, अरे हमारे विधायक ही नहीं है, ये तो सपा के विधायक हैं, टिकट हमारा है। ये अपनी पार्टी का झंडा भी नहीं लगाते हैं, ये तो सपा का ही झंडा लगाते हैं। और एक गाजीपुर के विधायक हैं सुभाष सपा के, उनके ऊपर भी वो ये आरोप लगाते हैं कि ये झंडा लगाते हैं समाजवादी पार्टी का, हमारी पार्टी का झंडा नहीं लगाते। तो अभी तो उनकी पार्टी उनके लिए इंटैक्ट नहीं थी। अब चूंकि वो सत्ता में आ गए हैं, तो अब वो ये बात आरोप के तौर पर विपक्ष की तरफ दे रहे हैं, खासतौर पर जो उनका टारगेट है अखिलेश यादव की तरफ दे रहे हैं, ताकि वो इस लड़ाई या इस उलझन में दरअसल सियासी तौर पर उलझ करके रह जाएं। और वो जो बात वो पहले कह रहे थे कि वो कमजोर हैं, दरअसल वो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है जो उनको बीजेपी लीडरशिप ने कहीं ना कहीं बीते दिनों में दिया है। देखिए उनको पता है, ओम प्रकाश राजभर को, कि उनके जो विधायक हैं अपने क्षेत्र में, उनकी अपनी हैसियत है, वो उनके साथ नहीं रहेंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, और वो लोग समाजवादी पार्टी की दृष्टि से तैयारी भी कर रहे हैं। जहां तक ओम प्रकाश राजभर की बॉडी लैंग्वेज, उनकी जुबान, उनके बयान, उनके तरीके में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो साहब आप जानिएगा, देखिए जब आदमी दाल रोटी और तरकारी खाता है, तो फिर उसकी बोलचाल, उसकी भाषा अलग होती है। और जब मालपुआ और मलाई खाता है, तो फिर वो थोड़ा उत्फुल्लित होता है, प्रफुल्लित होता है,
और फिर उसकी जबान और उसकी भाषा और उसका अंदाज बदल जाता है। तो ओम हम्म। प्रकाश राजभर ही नहीं, ऐसा तो राजनीति में अक्सर लोगों के साथ होता रहा है। ओम प्रकाश तो एक राजभर बात तो कोई आप इसके मानेंगे कि अलग भाग्यशाली थकवा तो है नहीं ओम है। प्रकाश राजभर हेमंत जी की संजय निषाद के पास उनसे ज्यादा सीटें हैं, अनुप्रिया पटेल के पास उनसे ज्यादा सीटें हैं, यहां तक कि राष्ट्रीय लोकदल के पास भी उनसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन विभाग ज्यादा और दमदार उन्हीं के पास हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई शक नहीं कि चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अपनी चाहे जयंत बिरादरी के चौधरी एक हो। बड़े हिस्से, चाहे जयंत चौधरी, अपनी बिरादरी के एक बड़े हिस्से पर इन नेताओं की पकड़ है। तो सबको तो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, सबको दिया है। अनुप्रिया पटेल को नहीं दिया है, केंद्र में लगातार मंत्री हैं। और उनके पति जो है वो यहाँ कैबिनेट कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री। हाँ हाँ। और जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, यहाँ उनके मंत्री हैं, हम्म। कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। हम्म। ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर को दो विभाग, हाँ इस मामले में डॉक्टर संजय निषाद थोड़ा कम सौभाग्यशाली हैं। हम्म। उनको एक ही विभाग है, वो भी बहुत छोटा सा विभाग है। उनका विभाग बढ़ाने या बदलने की भी, या कुछ और उनको अतिरिक्त कार्यभार देने का भी कोई यत्न नहीं किया। तो उनके साथ तो थोड़ी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा उन्नीस नहीं, जी राजभर कि की ये सब के बार्गेनिंग सब, पावर अच्छी है। लेकिन वो कारण उसका है ना, ये सब के सब ये छोटे क्षेत्रों के क्षत्रप हैं। एकदम से क्षेत्रीय नहीं, उप क्षेत्रीय क्षत्रप हैं। लेकिन जहां हैं वहां इनकी चलती है। अपने बिरादरी कोटों पर तो इनकी अहमियत तो है। लेकिन जो बात हम लोग कर रहे थे, मूल विषय जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा अभी भी मानना है कि ये जो भी ऑपरेशन है ये चल तो रहा है। और दूसरी बात, एक बात मैं अक्सर सोचता हूँ, ओम प्रकाश राजभर ने एक सवाल उठाया है। सवाल उठाया है कि आखिर जो रिवर फ्रंट घोटाला हुआ या जो खनन घोटाला हुआ, इसमें और लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। उन्होंने उठाया। इसके पहले बसपा की सरकार थी तो बहुत प्रकार के घोटाले हुए। कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके पास आय, घोषित आय से कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा की संपत्तियां हैं। लेकिन आपने देखा, ध्यान से इस बात को समझिएगा, जैसे अन्य राज्यों में हुआ, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कुछ और स्थानों पर हो, क्या उत्तर प्रदेश के इस श्रेणी में आने वाले राजनेताओं पर कोई इस तरह की कार्रवाई हुई? उत्तर प्रदेश में पिछले 9.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम्म। देश में पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है। पिछले सालों में हमने देखा किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हुई और अपोजिशन ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और केंद्र सरकार पर इस तरह के इल्जाम लगाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कोई इस तरह कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना, हम्म। किसी के खिलाफ नहीं हुई। तो क्या मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, खासतौर से अगर विपक्ष में हो, तो साफ सुथरे हैं, एकदम धुले पुछे हैं, बहुत सात्विक और नैतिकता का जीवन उन्होंने जिया है? जिन राजनेताओं की आमदनी, अवनीश जी, 5 साल में 500 गुना बढ़ जाती है, बिना कोई फैक्ट्री लगाए, बिना कोई व्यवसाय किए, बिना कोई उद्यम किए, बिना किसी इंडस्ट्री हम्म। के साथ, तो उनके खिलाफ तो बहुत जगह कार्रवाई हो जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या इस श्रेणी में लोग नहीं आते हैं? तो आप कह रहे इस हैं कि तरह के, कार्रवाई नहीं हुई इसलिए इन अटकलों को बल मिलता है। वास्तव में बल तो मिलता है, कहीं न कहीं मिलता है। और मैं पर अब तो नौ इतना, साल हो गए, मतलब अगर कार्रवाई किसी को करनी होती तो कर चुका होता। अब तो अगर कार्रवाई करेंगे तो वो तो लगेगा कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदले की भावना बिल्कुल से लगेगा, कार्रवाई। बिल्कुल लगेगा। लेकिन साहब ऐसा और है फिर तो कि, आपको याद होगा इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक बार जो है कहा था, मुझे ही इंटरव्यू दिया था तब, उस इंटरव्यू में भी कहा था कि जैसे अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को, इन सबको जेल भेजेंगे। आपको याद होगा वो स्टेटमेंट उनका, तब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अब तो वो साहब ये बात तो बहुत पीछे छूट गई, वो तो ताकतवर थे, ताकतवर से थोड़े कमजोर भी हो गए सियासी तौर पर, लेकिन वो जो वादा था वो तो हुआ नहीं। तो ये लगा कि भाई सियासी शगुफा ही है ये। अब तक इस तरीके का कुछ होता हुआ दिखाई तो पड़ा नहीं, कि जाए एफआईआर भी नहीं हुई, कोई ऐसा एक्शन भी नहीं अरे हुआ।
जबकि सीबीआई जैसी एजेंसी कई मामलों की जांच कर रही थी। अवनीश जी, सियासी शिगुफों से भरा है ये सियासत का जो समंदर है। आप केशव प्रसाद मौर्य की बात क्यों कर रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य के पहले आप जाइए। अखिलेश यादव ने मायावती के लिए कहा था कि भाई 2000, उनका तोड़ देंगे मॉन्यूमेंट्स। अरे वो छोड़ दीजिए, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। 2006 में जब एकदम चुनावी तैयारियां चरम पर थीं, 2007 के असेंबली इलेक्शंस होने थे, तो यही मायावती क्या कहती थी कि ये जो करप्शन करने वाले लोग हैं, या फिर स्वर्गीय अमर सिंह का नाम लेकर के कहती थी कि ये सब जेल के सीकुचों के पीछे होंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार आई, कोई एक नेता आपने देखा जो जेल की सीकुचों के पीछे गया हो इन आरोपों में? कोई एक सिंगल नेता बता दीजिए, नहीं हुआ। वही हाल अखिलेश यादव 2012-17 में देख लीजिए। इस तरह के आरोपों में किसी एक नेता को उन्होंने सीकुचों के पीछे भेजा। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कह रहे थे, तो ये तो राजनीतिक शगुफे हैं। जनता के बीच में इस तरह की बातें कही जाती, इसी बहाने जनता के बीच में जो आपके विरोधी लोग हैं, अगर उनके कोई कर्म या कांड इस तरीके को होते हैं, तो इस बहाने वो जनता के बीच भी याद दिला देते हैं कि साहब इन्होंने बड़ा गड़बड़ किया है, इनको तो हम यहाँ दिखाएंगे। तो किसी नेता ने नहीं किया अब तक, और अगर किया तो उसको फिर वही पॉलिटिकल वेंडेटा माना जाता है कि इस तरीके से बदले की राजनीति कर रहे हैं। तो साहब राजनीति है, राजनीति में यही सब तो तो मैं चलता अगर है। आपसे कहूं कि इसको कंक्लूड करिए, जो दावा केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं या ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, इसका यूपी की पॉलिटिक्स पर, आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, ये मुद्दा कितना गर्म रहने वाला है, और इस मुद्दे की जो वास्तविकता है, ये दरअसल इन पार्टियों के मोराल पर या जनता के उनके सपोर्ट पर कितना भारी पड़ने जा रहा आप खाली एक छोटा सा उदाहरण सुन लीजिए। मुझे नहीं पता था सवेरे कि ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पे क्या लिखा है या एएनआई को क्या बयान दिया है। मुझे नहीं पता था, ईमानदारी को बता रहा हूँ। है। और ये भी नहीं पता था, मैं कुछ कार्यों में व्यस्त था, कि अखिलेश यादव ने उनको क्या जवाब दिया है। वो बात मुझे पता लगा। लेकिन मेरे गांव से प्रधान जी जगदम्बा वर्मा का फोन आया। उन्होंने कहा कि भैया क्या समाजवादी पार्टी टूट रही है, इनके सांसद वगैरह जा रहे हैं क्या? हमने क्या हुआ? उनका बड़ी चर्चा है, पूरे हमारे गांव में बड़ी चर्चा है, चौराहे रधौली चौराहे पे चर्चा है, सुनीता कला में चर्चा है कि इस तरीके से ऐसा हो रहा है। हमने कहा अच्छा यार, हो सकता है, इस तरह की बातें तो चल रही थी, राजनीति में सब होता है। फिर उसके बाद मैंने देखा खबरें क्या क्या हैं, तो ये पता लगा कि इस तरह की स्थितियां हैं। तो इतना तो जान लीजिए, इन सब बातों का प्रत्यक्ष रूप से आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन चूंकि इस तरह की राजनीति देखने की आदत सी पड़ गई है, इसलिए वह प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा, मैं इस बात को शायद नहीं मानता हूँ। हम्म। दूसरी बात, ये जो राजनेता कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। तो केशव प्रसाद मौर्य तो ये भी कहते हैं कि भाई इस बार हम 350 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। 350 सीटें कहाँ मिलती हैं? वो तो कहते हैं 80 में हम जो है 75 जीत रहे हैं, 78 सीटें लेके आएंगे। तो राजनीति में इस तरह की बातें कही हम्म। जाती हैं। तो अगर उन्होंने कहा है कि 24-25 उनके सांसद संपर्क में हैं, तो मेरा तो मानना है कि इससे अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, ऑपरेशन टाइगर टाइप का या ऑपरेशन पंजा टाइप का, या कोई भी ऑपरेशन चल रहा होगा, तो वो थोड़ा सा शिथिल हो जाएगा। लेकिन इस तरह का ऑपरेशन तो चल रहा था। अद्यतन क्या है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। और अब चूंकि राजनीति की आज की जो जरूरतें हो गई हैं, उनमें ये सब कुछ शामिल है, जनता भी इसे स्वीकार कर लेती है। कारण आप एक बात खाली सुनिएगा, मैं इसी बात से कंक्लूड कर रहा हूं कि जब महाराष्ट्र में इस तरह की तोड़फोड़ और फिर एकनाथ शिंदे को अलग से ला करके सरकार भाजपा के साथ बनाने वाली स्थिति आई, तो पूरे महाराष्ट्र में चर्चा हो रही थी कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा उसकी करतूतों का, जनता जवाब दे देगी। ये बड़े बड़े नेता बोलते थे। हाँ, कि उन्होंने मैं तो पिछली बार महाराष्ट्र, पार्टी तोड़ी थी शिवसेना। जी, जब पिछली बार तोड़ी थी और फिर मुख्यमंत्री बने थे।
लेकिन विधानसभा के चुनाव परिणाम हुए, जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वहां और शिंदे को भी बराबर बराबर सपोर्ट किया। ठीक है, जब ये हुआ तब ये कहा जाने लगा कि ठीक है, मुंबई में इस तरीके से किया है और तोड़ फोड़ की है, डरा धमका के किया है, ईडी का डर दिखाया है, सीबीआई का डर दिखाया है, नेताओं को तोड़ लिया है, और अभी जब बीएमसी के इलेक्शन होंगे तो पता लग जाएगा। तो वहां भी यही हो तो गया। साहब बीएमसी बीएमसी के इलेक्शन हो गए। तो ये तो प्रूवन है, ये इस तरह की कार्रवाइयों पर जनता का रिएक्शन नकारात्मक नहीं, कदाचित सकारात्मक होता रहा है। ये सिद्ध है, इति सिद्धम है। तो ऐसे में अगर इस तरह कोई ऑपरेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी का अपना सेल्फ कैलकुलेशन, अपने खुद के तजुर्बों से, हम्म। एक्सपीरियंसेस से यही होगा कि इसका कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, फायदे का ही काम है, और यह संभव भी है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों का विश्लेषण करने के लिए। दर्शकों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को भी जिस तरीके से हमने जिन बिंदुओं को छूने की कोशिश की है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा, आप उसको प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।